नमस्कार छात्रों। आज हम अपने एनएलपी के अन्य छोटे छोटे सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जो अलग अलग अगर आएंगे तो 5-5 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको उनका आंसर देना है, और अगर एक साथ आपको पूछा जाएगा तो बड़े में देना है। इसका अलग से हम कोई टूल वगैरह फ़िलहाल नहीं बनाएंगे, पर जो भी टूल्स हम एनएलपी में बनाते हैं उनके लिए इनका इस्तेमाल करना हमें ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने एक बार पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि कॉर्पस, जब मैं प्रोग्रामिंग करवाने की बात करता हूं तो मैं चाहता हूं कि हम कॉर्पस न बना के नॉलेज बेस का निर्माण करें, पर नॉलेज बेस बनाना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए कई छोटे प्रोजेक्ट्स अगर आप लोग कर रहे हो तो आप कॉर्पस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई उसमें टेक्निकल दिक्कत नहीं है कॉर्पस का इस्तेमाल करने में। पर अगर मैं नॉलेज बेस बनाऊं तो मेरा सिस्टम ज़्यादा बढ़िया बनता है। क्यों ज़्यादा बढ़िया बनता है ये कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो कॉर्पस है क्या, ये कई बार मैंने आपको बता चुका हूँ कि टेक्स्ट का समूह जिसमें बहुत सारे तरह तरह के हमने टेक्स्ट डाल दिए हैं, उसे हमने कॉर्पस बोला। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारा मैंने अगर टेक्स्ट डाल दिया है तो वह कॉर्पस कहलाएगा। वर्ड के अलावा भी कोई और टूल यूज़ किया है उसमें मैंने डाला है तो भी वह कॉर्पस कहलाएगा। यहाँ हम जब कॉर्पस की बात कर रहे हैं तो हम डिजिटल कॉर्पस की बात कर रहे हैं। डिजिटल कॉर्पस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारा कॉर्पस हम कंप्यूटर के अंतर्गत ला रहे हैं। डिजिटल शब्द का अर्थ भी मैं कई बार तुम लोगों को समझा चुका हूँ। डिजिटल का मतलब वह डेटा जो बाइनरी में कन्वर्ट हो सके ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके, उसे हम डिजिटल कहते हैं। तो जो टेक्स्ट मैंने, जैसे मान लो यहाँ पे भी मैंने जो टेक्स्ट लिखा है कॉर्पस, ये सिस्टम में समझने के लिए बाद में बाइनरी में कन्वर्ट होता है। सी बाइनरी में कन्वर्ट होगा, आस्की में कन्वर्ट होगा, फिर बाइनरी में कन्वर्ट होगा, फिर सिस्टम समझेगा उसी तरह के OR। तो जो भी डेटा है कॉर्पस, हम डिजिटल कॉर्पस की बात कर रहे हैं। डिजिटल कॉर्पस का मतलब वह डेटा जो डिजिटली हम कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं। तो यानी जो भी टेक्स्ट हम कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं किसी भी टूल या सॉफ्टवेयर के ज़रिए या किसी भी टूल या सॉफ्टवेयर के अंदर, उसे हम कॉर्पस कह सकते हैं। पर आगे हमें कॉर्पस पर करनी है प्रोग्रामिंग। तो किसी भी तरीके से हम कोई टेक्स्ट अगर डाल दें तो उसकी प्रोग्रामिंग करना हमें काफ़ी मुश्किल होता है। परंतु उसी को हम उसी टेक्स्ट को हम अगर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डालें, किसी स्ट्रक्चर के रूप में डालें, तो उस पर प्रोग्रामिंग करना ज़्यादा आसान रहता है। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि टेक्स्ट समूह को जो भी हम डाल रहे हैं उसे ऑर्गेनाइज्ड और किसी स्ट्रक्चर में डालें ताकि उसकी प्रोग्रामिंग करवाना आसान हो सके। अल्टीमेट हमारा गोल क्या है? प्रोग्रामिंग। जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसकी प्रोग्रामिंग, टेक्स्ट है उसकी प्रोग्रामिंग हम करवाएं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करवानी है। अलग अलग टूल्स लैंग्वेज पर कराने हैं, अलग अलग
टूल्स बनाने हैं लैंग्वेज पर। इनपुट हम यहाँ क्या ले रहे हैं, कॉर्पस। तो आउटपुट में हमें NLP का कोई एक अप्लाइड एरिया डेवलप करना है इस कॉर्पस से, ऐसा हम सोचकर चलते हैं। तो मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आपको। कॉर्पस क्या है, टेक्स्ट का समूह, डिजिटल टेक्स्ट का समूह, अगर वह हमने कंप्यूटर में डाला है और हम उसको जनरेट करवाते हुए, क्योंकि बाद में हमें उसका मैनेजमेंट भी कराना है, तो हम किस चीज़ का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो कि एक अच्छे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में हो। और मैनेजमेंट हम सॉफ्टवेयर के जरिए ही कराएंगे, NLP के प्रोग्राम के ज़रिए ही कराएंगे। तो अगर वह एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड रूप में वो सारा टेक्स्ट है, तो उसकी प्रोग्रामिंग करवाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो कॉर्पस जनरेट करवाते वक्त हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब वापस आते हैं, कॉर्पस जनरेट करवाने के लिए सबसे पहला चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें टेक्स्ट के सोर्स को ढूंढना पड़ेगा। यानी जो टेक्स्ट हम ला रहे हैं वह कहाँ से ला रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, किस सोर्स से टेक्स्ट लाया जा रहा है, यानी जहाँ से हम टेक्स्ट सेलेक्ट करें और कॉर्पस में बनाएं। अब सोर्स डोमेन आधारित हो सकता है, यानी हम खेल का ले रहे हैं तो खेल पर आधारित सारे टेक्स्ट ले लें, एजुकेशन का ले रहे हैं तो एजुकेशन आधारित ले लें, पॉलिटिक्स का ले रहे हैं तो पॉलिटिक्स आधारित सारा टेक्स्ट ले लें। तो डोमेन के आधार पर हम टेक्स्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो एक सोर्स डोमेन हो सकता है, दूसरा सोर्स जैसे कि ये तो डोमेन स्पेसिफिक हो गया कि हम एक ही डोमेन का, पर उस डोमेन की जगहें अलग अलग हो सकती हैं। हम टेक्स्ट लेने के लिए बुक से ले सकते हैं, किताब से आ सकता है हमारे पास, इंटरनेट से आ सकता है, अखबार से आ सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों से भी यह टेक्स्ट हम कॉर्पस में जमा कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें टेक्स्ट कैसा लेना है जो हम प्रोग्राम कर सकें और जिस डोमेन का हमें प्रोग्राम बनाना है। अगर हमारा कॉर्पस डोमेन स्पेसिफिक है, नॉर्मली हम कॉर्पस डोमेन स्पेसिफिक ही लेते हैं, क्योंकि अगर हम सारे डोमेन का नॉलेज एक ही कॉर्पस में डालने की कोशिश करेंगे तो वह एक तरह से एक इनफाइनाइट लेवल हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें अगर दुनिया भर की डालनी है तो एक कॉर्पस उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम अलग अलग डोमेन के अलग अलग कॉर्पस बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें अलग अलग फील्ड्स के टेक्स्ट के समूह का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद कॉर्पस जनरेशन में हम टेक्निकल भी एस्पेक्ट देख सकते हैं कि भाई वर्ड में इतने आ पाएंगे भी कि नहीं आ पाएंगे, हम वर्ड की जगह कोई और टूल इस्तेमाल करें, हमें क्या हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए उसका निर्माण के लिए। तो ये सारी भी चीज़ें हमें कॉर्पस निर्माण में देखनी पड़ती है। जनरेशन के टाइम हमें सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सिस्टम है वो इस कौन से सॉफ्टवेयर में कॉर्पस ईजिली बन जाएगा, वर्ड में, पावर पॉइंट में, किस में बनाऊँ मैं, या हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जनरेशन के समय हमें यह सारी भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फिर कॉर्पस में हमें देखना पड़ता है कि अब हम इनपुट किस प्रकार से करें। तो इनपुट के तरीके, अब इनपुट मैं डायरेक्टली यूज़र द्वारा करवा सकता हूँ। इनपुट कैसे होगा भाई, यूज़र से करवा दिया या डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने कहीं से, यूज़र से कराया, कट कॉपी पेस्ट किया, प्रोग्रामर द्वारा करवाया, ठीक है, या जो मैंने कहा कहीं किताब से ले लिया, इंटरनेट से ले लिया। तो तरीका
इनपुट देने का तरीका इस कॉर्पस में क्या होगा, यह भी कॉर्पस जनरेशन के समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इनपुट कहाँ से लें। इंटरनेट से भी ले सकते हैं, अखबार से ले सकते हैं, कहीं ना कहीं से ले सकते हैं। उसके बाद हमने एक चीज़ और अपनी पिछली क्लासेस में देखी थी, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम। तो हम क्या हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजर से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, तो हम इनपुट में उसका भी इस्तेमाल कर लेंगे, हैंड राइटिंग रिकॉग्निजर। तो हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन से हमने कॉर्पस जनरेट करवाया, या नॉर्मल यूज़र ने एंट्री की मैनुअल डेटा। तो इस तरीके से इतने अलग अलग तरीक़ों से हम कॉर्पस जनरेट करा सकते हैं। कॉर्पस में बेसिकली हमें टेक्स्ट जनरेट कराना है, किसी डोमेन स्पेसिफिक का ही हम करवाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग जगहों से उसका इनपुट लेते हैं और उसे एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर फॉर्म में डालने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी प्रोग्रामिंग आसानी से करवाई जा सके। अब इसके साथ साथ 3 और चीज़ें हम उसमें करवा सकते हैं। टेक्स्ट का सेगमेंटेशन भी अलग अलग आधार पर हो सकते हैं, जो हमने पहले भी पढ़े। पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर सेगमेंटेशन हो सकता है, पार्सिंग के आधार पर हो सकता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच। पीओएस के आधार पर हमने सेगमेंटेशन कर दिया, या आधार मैंने कोई बाइनरी ले लिया, गुड बैड के आधार पर कर लिया, सेंटिमेंट के आधार पर कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है उसके आधार पर हमने कर लिया। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर भी मैं करवा सकता हूँ सेगमेंटेशन की, कौन कौन से सेंटेंस कौन पॉजिटिव हैं, कौन कौन से सेंटेंस नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर भी सेगमेंटेशन हो गया। और भी पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस किस आधार पर हम सेगमेंटेशन, डोमेन के आधार पर सेगमेंटेशन। अगर एक कॉर्पस है, मान लो मैंने स्पोर्ट्स का कॉर्पस लिया और स्पोर्ट के कॉर्पस में भी मुझे टेक्स्ट अलग करने हैं, हॉकी का अलग करना है, क्रिकेट का अलग करना है, तो उस तरीके से उस टेक्स्ट का मैं अलग अलग सेगमेंट बनाऊंगा। अलग अलग सेगमेंट बना के उनके अलग अलग टॉपिक्स के अंदर उनको डाल सकता हूँ, उन सब सेगमेंट्स को। तो टॉपिक आधारित भी सेगमेंटेशन हो गया। अब जैसे मैंने क्रिकेट, हॉकी वगैरह का सेगमेंटेशन कर लिया, अब क्रिकेट में भी मुझे सचिन तेंदुलकर का सेगमेंटेशन अलग करना है, तो एक टॉपिक डाल दिया मैंने सचिन तेंदुलकर, उसका सेगमेंटेशन अलग हो गया। दूसरा मेरा टॉपिक हो गया महेंद्र सिंह धोनी, तो मैंने टॉपिक के आधार पर भी अलग अलग सेगमेंट्स अपने कॉर्पस में डिज़ाइन किए। इससे क्या होगा कि हमारी प्रोग्रामिंग आसान होगी। जैसा हमने सिमेंटिक नेटवर्क में देखा था, नॉलेज बेस में, जब किसी नाम का फ्रेम एक्टिव होता था नेटवर्क में, सिमेंटिक नेटवर्क में, तो उस फ्रेम में जो जो चीज़ें हैं वो सारी एक्टिव हो जाती थी। तो वहाँ हम फ्रेम्स बना के एक्टिवेशन करते थे, या हम टॉपिक से कर सकते हैं अगर कॉर्पस को उस तरीके से हम बना पाए, जबकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। और उसी तरीके से वर्ड के आधार पर भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी प्रोग्रामिंग पे कि हम किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। तो इस तरीके से जनरेशन के समय हम सेगमेंटेशन का भी इस्तेमाल करते हैं कॉर्पस को जनरेट करवाते समय। फिर यह हमारा एक कॉर्पस बनाने का आसान तरीका है इस तरीके से, क्योंकि शुरू में हमने केवल इतनी बात की थी कि टेक्स्ट के कलेक्शन को कॉर्पस कहते हैं। फिर आज हमने देखा कि सोर्स, डिजिटल, डोमेन, उसके इनपुट कहाँ से लेने हैं, ये सारे तरीके अलग अलग तरह से सेगमेंटेशन, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर करवाते हैं हम कॉर्पस को जनरेट करवाते हुए टाइम। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का भी कंसिडरेशन देखना पड़ता है, पर मुख्य फोकस रहता है प्रोग्रामिंग कि क्या हम किस तरीके का प्रोग्राम बनाएंगे अपना एनएलपी का, उसके आधार पर ही हम कॉर्पस को वैसा जनरेट कराने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से पैरेलल कॉर्पस भी बनता है ट्रांसलेशन के लिए। अगर ट्रांसलेशन हमें करना है तो हम एक पैरेलल कॉर्पस भी बनाते हैं, जिसमें 2 अलग अलग भाषाओं का कॉर्पस होता है, जिससे ईजिली ट्रांसलेशन हो जाए। तो पैरेलल कॉर्पस इस्तेमाल होता है अनुवाद के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, अनुवाद के लिए, ठीक है। तो पैरेलल कॉर्पस का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इन तरीकों से हम टेक्स्ट के माध्यम से कॉर्पस का जनरेशन कर सकते हैं। अब कॉर्पस बन गया मेरा,
अब उसे मैनेज कराना है, मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट क्या है? कोई भी चीज़ है उसमें मैनेजमेंट में जब तुम सोचते होगे तो तुम्हारे दिमाग में दो चार चीज़ें आती होंगी कि मैनेजमेंट में क्या क्या करना है। मैनेजमेंट में एडिशन, डिलीशन, अपडेशन, मॉडिफिकेशन, अपडेशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, ये मेनली किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के काम होते हैं कि कुछ नई एंट्री डालनी है, कोई पुरानी एंट्री टेक्स्ट की हटानी है, कुछ टेक्स्ट को अपडेट करना है या कुछ टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है। अपडेट उसमें जुड़ जाएगा, मॉडिफाई में उसको बदल सकते हैं। तो मेनली यह चार काम किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम में होते हैं। इसके अलावा भी हम जिस तरीके का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिस तरीके का टूल बना रहे हैं, उस आधार पर मैनेजमेंट के अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिशन, डिलीशन, अपडेशन, मॉडिफिकेशन ये नॉर्मल है, किसी भी XYZ सिस्टम में रहेंगे। इसके अलावा कॉर्पस जनरेट जब मैं करा रहा हूँ तो मेरा गोल क्या है? अल्टीमेटली मैं चाहता क्या हूँ? मैं चाहता हूँ कि वो मेरी क्वेरीज की प्रोसेसिंग करे या क्वेश्चन आंसरिंग, मैं जो क्वेश्चन पूछूं कॉर्पस उसका आंसर करे, या जो मैं क्वेरी दूं उसकी प्रोसेसिंग करवाए। इन दोनों में हल्का सा अंतर हम प्रोग्रामिंग के समय डालेंगे। वो ये है कि क्वेरीज हम कुछ फिक्स रख देंगे, कुछ फिक्स क्वेरीज बना देंगे ताकि यूज़र के लिए भी आसान हो और प्रोग्रामर के लिए भी आसान हो। उन फिक्स क्वेरी का फिक्स जवाब हमारा ये मैनेजमेंट सिस्टम दे देगा। जैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तुमने पढ़ी है SQL, उसमें फिक्स क्वेरीज होती हैं। सेलेक्ट, स्टार्ट, फ्रॉम, स्टूडेंट, वेयर, परसेंटेजेस ग्रेटर देन 100, ये क्वेरी है, फिक्स है, उसका आंसर हमारा DBMS सिस्टम दे देता है। तो हम इस तरह की क्वेरीज बनाने की कोशिश करते हैं प्रोग्रामिंग में, जो डायरेक्टली आंसर हमारा कॉर्पस करवा दे, फिक्स क्वेरीज होंगी। क्वेश्चन आंसरिंग में हम एक पूरा AI सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, यानी वो किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम करे, मेरा सिस्टम उसे आंसर देने के तरीके ढूंढ ले, जो कि काफ़ी मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन इस कॉर्पस से पूछा जाए और वह इसका आंसर बता दे, तो यह पार्ट काफ़ी मुश्किल हो जाता है अचीव कराना। क्वेरीज हम कुछ फिक्स क्वेरीज, मान लीजिए मैंने 10 ही क्वेरीज बनाई और उन्हीं 10 क्वेरीज का इस्तेमाल मेरे कॉर्पस में होगा, तो वो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर मैंने नॉर्मली फुल क्वेश्चन आंसरिंग रख दी तो किसी भी तरह के क्वेश्चन यूज़र द्वारा इस कॉर्पस को पूछे जा सकते हैं, जिसका जवाब देना कॉर्पस के लिए मुश्किल हो जाता है। तो यह एक तरीका था कॉर्पस बनाने का, और कॉर्पस के मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसे भी हमने डिस्कस किया। तो मान लीजिए यही अगर क्वेश्चन पूरा आ जाता है कॉर्पस जनरेशन एंड मैनेजमेंट का, तो आपको 15 नंबर में पूरा ये सारी चीज़ जो आज अपन ने अपनी क्लास में देखी, सब डिटेल में सारे जितने भी मैंने बताए आपको छोटे छोटे ये उदाहरण, उनको अपनी भाषा में पूरा लिखना पड़ेगा। और अगर सिंपल सा पूछा गया जैसे टेक्स्ट सेगमेंटेशन क्या है, टॉपिक सेगमेंटेशन क्या है, वर्ड सेगमेंटेशन क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी गई, या केवल कॉर्पस मैनेजमेंट पूछ लिया गया, तो ये 5-5 नंबर में भी आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये हमारे 3-4 टॉपिक थे हमारे सिलेबस के, जो आज हमने एक साथ कर लिए, क्योंकि इनमें काफ़ी टॉपिक हैं जो केवल आपको छोटे क्वेश्चन के तौर पर ही इस्तेमाल करने हैं, और बड़ा टॉपिक है कॉर्पस जनरेशन एंड मैनेजमेंट का। तो कॉर्पस बनाना बहुत आसान है, आप आज भी बैठ के अपने कंप्यूटर पर बैठ के डायरेक्ट ही कहीं से भी इनपुट लेके एक स्पोर्ट्स डोमेन या जो भी आपका डोमेन जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड सारे टेक्स्ट
डालकर एक कॉर्पस बना सकते हैं। चाहें तो उस कॉर्पस का सेगमेंटेशन भी कर लें अलग अलग आधार पर। ये आधार क्या होगा? ये आधार वो होगा जिस आधार पर आगे मुझे प्रोग्राम बनाना है, जिस आधार पर मुझे आगे सर्चिंग करनी है, जिस आधार पर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है। तो उस आधार पर हम उस कॉर्पस का सेगमेंटेशन भी करवा सकते हैं। क्योंकि पीओएस कराना मुश्किल है, नेगेटिव पॉजिटिव करा सकते हैं, वो भी इजी है, तो वो भी करवा सकते हैं। क्योंकि ये तो मैनुअल काम ही करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉर्पस बनाने के बाद आपको मैनुअली ही कराना पड़ेगा, बाद में हम उसमें प्रोग्रामिंग द्वारा करवाते हैं। तो ये है ऑल अबाउट कॉर्पस, और इसके साथ 2-3 और छोटे छोटे हमने टॉपिक्स देखे जो 5-5 नंबर के हिसाब से आपको तैयार करने हैं। आगे भी 1-2 टॉपिक्स और आएंगे जिनमें आप छोटे छोटे अपने मिनी प्रोजेक्ट इस बार के लिए बना सकते हो। बाकी सारे मेजर प्रोजेक्ट्स के टॉपिक होंगे जो आपको पढ़ने तो हैं थ्योरी के रूप में, पर प्रैक्टिकल के रूप में अभी तक जितने हमने अभी तक पढ़ाए हैं उनका अगर आप इस्तेमाल करें, और इसके अलावा एक वर्ब एनालाइज़र भी है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, उस पर भी आप मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं।